Welcome to online classes. So today we will discuss part 2 of 9th class history. Chapter 1. Chapter 1 में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात की. हमने सेक्शन 1 कर रहे थे. सेक्शन 1 में जो हमारा चैप्टर 1 था वो क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने जो पहले वाले पार्ट थे उसमें क्या किया था? उसमें हमने किया था हमारा ये स्ट्रगल टू सर्वाइव. इस तरीके से जो है ये जो आम जनता है वो इस तरीके से थी और लुई द 16 उन पे अत्याचार करे जा रहे थे. वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया था. मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, किस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी पे अत्याचार किए जा रहे थे. और ये 3 स्टेट बताए थे. सबसे ज्यादा टैक्स यही देते थे और इन्हीं को ही सब कुछ करना पड़ता था और सब तो बस आराम करते थे. इनको तो इनके ऊपर काम करने के भी टैक्स देने पड़ते थे. और मैंने आपको ये बताया था शुरुआत में फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस तरीके से हुआ कि भाई अटैक हुआ और ये वाली घटना हम एंड में बाद में देखेंगे जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे. तो हमने शुरुआत की थी लुई 16 से 74 से. हमने ये सब कर लिया, स्ट्रगल टू सर्वाइव कर लिया. तब देखा था हमने कि बैड हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट है वो कैसा था? हार्वेस्ट जो है बैड था. और जो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, क्योंकि सबके दाम क्या हो गए थे? सबके दाम बढ़ चुके थे. ब्रेड कोई नहीं खरीद पा रहा था. और खरीदना किसको था ज्यादा? थर्ड स्टेट वालों को. तो डिसीज हो गया, एपिडेमिक्स, ये सब आने लग गए थे. भूखमरी की स्थान फैल गई थी क्योंकि बारिश भी नहीं होती, सूखा और पड़ गया था. तो ये सारी चीजें हुई. अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मिडिल क्लास थी ना उसने कुछ करने की सोची. मिडिल क्लास को लगा कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा. मगर मिडिल क्लास ने पीजेंट्स के बारे में नहीं सोचा. मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास जो है वो सिर्फ इसके बारे में सोचेगा. मिडिल क्लास अपने बारे में सोचेगा. चलिए देखते हैं क्या सोचता है वो. अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेज एंड टू प्रिविलेजेस. तो जो प्रिविलेजेस थे ना उनका एंड करना चाहता था ये ग्रोइंग मिडिल क्लास. भाई हमारे पास पैसे हैं, आप इन्हें प्रिविलेज क्यों दे रहे हो? हम कमा कमा के आपको दे रहे हैं और आप इनको सिर्फ प्रिविलेज दे रहे हो. हमें प्रिविलेज चाहिए. तो क्या हुआ चलिए देखते हैं मिडिल क्लास ने क्या कर दिया भाई. इन द पास्ट हमने अभी देखा था कि peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes, food scarcity. इन सब में जो है peasants और workers ने कई तरीके की रिवोल्ट करने की कोशिश करी, पार्टिसिपेट किया उन सब में. बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशियो एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. तो उन्होंने भी कई ज्यादा, जब उन पर अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने भी कई ज्यादा रेजिस्ट किया कि भाई अब बस हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं सह पाएंगे. बट फिर भी उनके पास कुछ ज्यादा चेंज लाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसी रिसोर्सेज नहीं थे. रिवोल्ट कब तक चला पाते? तो ज्यादा नहीं हो पाया, उन्होंने ज्यादा चेंज नहीं ला पाया. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. अब पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सब भी थर्ड स्टेट में थे. और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे चर्च में जाते थे और जो है उनके पास पैसे हुआ करते थे. उन्हें ही हम मिडिल क्लास कहते हैं. वो कौन सी क्लास है? वो है मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट में ही रहती थी. थोड़े बहुत पैसे थे मगर टैक्सेस तो वो भी भरती थी. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो भरता ही नहीं था. ये मैंने आपको बता दिया था फ्रेंच सोसाइटी भी जब हम पढ़ रहे थे. अब चलिए आगे देखते हैं. ये तो हमने यहाँ पे कंडीशन देख ली कि भाई जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा उभर रही थी, उनके पास एजुकेशन थी, पैसा था. तो भैया जब भी एजुकेशन पैसा आ जाता है किसी के पास तो वो हर बार कुछ ना कुछ अपने लिए करवाना चाहता है. तो द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप. तो जो सोशल ग्रुप्स है ना उनका इमर्जेंस होने लगा. कब? 18th सेंचुरी. हम 18th सेंचुरी देख रहे हैं. तो 18th सेंचुरी में विटनेस इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स. कई तरीके के सोशल ग्रुप्स है कि हम सोशलिस्ट हैं, हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. टर्न द मिडिल क्लास. और उनको मिडिल क्लास कहा जाने लगा. वो सोशलिस्ट ग्रुप बनकर आए थे और उनको क्या बोला कि हम मिडिल क्लास हैं. who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk textiles that were either exported or brought by the richer members of the society. तो ये जो मिडिल क्लास थी वो ट्रेड करा करती थी.
एक्सपोर्ट करा करती थी, इंपोर्ट करा करती थी। तो इस तरीके से मिडिल क्लास जो है खड़ी हो रही थी। और वो मगर अभी भी काम तो रिचर जो फर्स्ट सेकंड स्टेट है उनके अंडर ही काम कर रहे हैं, बट उनके पास वेल्थ आने लग गई थी। जब भी पैसा आता है किसी के पास, हर कोई, जब भी किसी को पैसा आता है क्या होता है, हर कोई जो है थोड़ा सा करप्ट हो जाता है और उसे कुछ ज्यादा चाहिए होता है। तो इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके साथ साथ द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब के सब यहाँ पे आ चुके थे कि भाई हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो ये सब भी थे क्योंकि इनको भी पैसा मिलता था काम करने का। अब ऑल दीज वर एजुकेटेड, सबके सब एजुकेटेड, लॉयर हैं तो एजुकेटेड तो होंगे, ऑफिशियल्स हैं, अनएजुकेटेड ऑफिशियल्स तो रखेंगे नहीं। तो ये सब एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और ये मानते थे कि भाई कोई भी व्यक्ति जन्म से प्रिविलेजेस हासिल नहीं करेगा। अगर आपका जन्म कोई बड़ी राजघराना वाली फैमिली में हुआ है, इट डजंट मीन यू हैव ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ राजघराना और एनी किंगडम। तो बाय बर्थ देयर इज नो प्रिविलेज, ये कहना था किनका, इन मिडिल क्लास वालों का। लॉयर्स प्रोफेशन में सब आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, तो ये सब थे जिन्होंने पैसा था। उन्होंने कहा भी आप ही को क्यों प्रिविलेज मिले, बाय बर्थ क्यों मिले, जो हम वर्क कर रहे हैं हमें पैसा मिल रहा है तो हमें प्रिविलेज दो। रेदर अ पर्सन, वो क्या मानते थे भाई, मिडिल क्लास क्या मानती थी, हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेदर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट, वो कहते थे भाई मेरिट के हिसाब से चुनो, मेरिट के हिसाब से प्रिविलेजेस दो। आप तो ये सोच रहे हो कि जो राज्य घराने में पैदा हुआ है सिर्फ उसी को प्रिविलेज मिलेंगे, नहीं, जो नोबल्स की फैमिली में हुआ है उन्हीं को प्रिविलेज मिलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो क्लर्जी फैमिली का है उसको प्रिविलेज मिलेंगे, नहीं। जो पर्सन मेरिट ला रहा है, मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है कि ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर और मे बी ही हैज सम वेल्थ, उसको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ना कि बाय बर्थ। ये मानना था मिडिल क्लास, क्योंकि वो पैसे वाली होती जा रही, जो थर्ड स्टेट में थी और वो टैक्स देती थी, इस वजह से उनको प्रॉब्लम थी। These ideas envisages a society based on freedom and equal laws and opportunities for all. इनके जो आइडियाज थे ना, इन मिडिल क्लास वालों सोसाइटी की, ये मानते थे कि फ्रीडम होनी चाहिए सबको, इक्वल लॉज होने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक। तो इन मिडिल क्लास में कौन कौन है, इन मिडिल क्लास में आया कौन, जॉन लॉक। तो जॉन लॉकी जो है वो मिडिल क्लास में था, वो आ गया भाई, भाई मैं हूं ना, आपके परेशान हो रहे हो। तो इसने अपनी अपनी थीसिस दी, इसने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, और इसने ये भी बताया कि किस तरीके से सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल। तो इस तरीके की कई सारी फिलोसफीज इनके द्वारा लिखी गई। जीन जेकस रूसो, ये भी एक महान फिलोसोफर था फ्रांस का। जॉन लॉकी, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएंगे। इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट Locke sought to refute the doctrine of divine. Refute means refuse. He refused कि there is any divine. क्योंकि क्या माना जाता था कि जो गॉड था वो राजा था, किंग था, बट ऐसा कौन नहीं मानता था, लॉकी नहीं मानता था। एंड एब्सोल्यूट राइट, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि भाई कोई डिवाइन नहीं होगा, उसने मानने से मना कर दिया कि मैं किसी गॉड को नहीं मानता, जो कि किंग जो है कोई गॉड है, कोई डिवाइन से का दूत है, मैं नहीं मानता, मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए। ये बोला जो, ये हमारा जॉन लॉकी ने। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। रूसो कैरिड आइडिया फॉरवर्ड। अब लॉकी ने ये बोला तो रूसो कहां रुकने वाला था, रूसो ने बोला भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसने उस आइडिया को फॉरवर्ड किया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट based on a social contract between people and their representatives. तो रूसो ने क्या बोला, उसने बोला कि द आइडिया फॉरवर्ड जो किया उसने, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव,
कि भाई जो गवर्नमेंट होनी चाहिए ना वो किस तरीके की होनी चाहिए, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होनी चाहिए। इस पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, किसने बोला? रूसो ने। जो लोग हो और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होगा, मतलब कि गवर्नमेंट इस तरीके की होनी चाहिए कि जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे वहां पे। अब राजा किंग के पास तो कोई रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं लोगों का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनमें स्थापित होना चाहिए था, मगर वो हुआ नहीं। तो रूसो चाहता था कि ऐसा हो तो बात बनेगी भाई। लॉकी सही कह रहा है, जॉन लॉकी। अब जब ये चीजें हुई, ये आपको बता दिया मैंने, ये हमने किस में देखा? इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये बोला गया, ठीक है। लॉकी और रूसो ने ये सब कह दिया। अब चलिए अगली जगह चलते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू प्रपोज। अब लॉकी ने तो बोल दिया भाई इसमें टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कि ट्रीटीज होनी चाहिए गवर्नमेंट के बीच में, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो मोंटेस्क्यू है वो भी एक फिलोसोफर था, उसने स्पिरिट ऑफ लॉज बताया। क्या बताया, क्या प्रपोज किया? अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो मोंटेस्क्यू का कहना था कि एक डिवीजन होना चाहिए पावर का गवर्नमेंट में, एक तो लेजिस्लेटिव होना चाहिए पावर में, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। जैसा आज हमारे जमाने में चल रहा है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सारी चीजें पहले ही बता दी गई थी। कौन सी शताब्दी में? 18th सेंचुरी में सारी चीजें मोंटेस्क्यू ने पहले ही बोल दी थी, जो हम आज फॉलो कर रहे हैं। तो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। आप सब जानते हैं यूएसए में भी, इंडिया में भी ले लिया। आफ्टर द 13th कॉलोनाइज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। बताया था मैंने आपको, लुई 16 ने हेल्प करी थी किसकी? ब्रिटेन की। और तभी जाके ये सारी कंडीशंस पैदा हो गई, लोग भूखमरी से मरने लग गए। दोस्तों की मदद करी मगर अपनी फैमिली के बारे में भूल गए, यही बात है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना फ्रांस के, उनकी वजह से ही यूएसए में भी इस तरीके के राइट्स वगैरह गारंटी होने लग गए थे कि भाई राइट्स वगैरह जो है हमें मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज जरूरी थी, तो ये सब होने लग गया। अब आगे चलते हैं। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफीज या फिलोसफर्स were discussed intensively in saloons, coffee houses, and spread among people through books and newspapers। तो ये रूसो हो गया, लॉकी हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, इनके जो विचार थे, फिलोसफर्स थे ये सारे, इन सब ने अपने फिलोसफर्स को किस तरीके से स्प्रेड किया? कॉफी हाउसेस में डिस्कशंस होने लग गई, सलून्स में होने लग गई, न्यूज़पेपर, बुक्स में आर्टिकल्स छपने लग गए इनके बारे में। तो दीज वर फ्रीक्वेंटली रेड allowed in groups for the benefit of those who could not read and write। तो क्या किया जाता था? इससे ये पता लग रहा है कि जो लोग नहीं समझते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, एजुकेटेड नहीं थे, उनको ये चीख चीख कर बताया गया इन फिलोसफर्स के बारे में कि भाई देखो ये सब चीजें होनी चाहिए और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो द न्यूज दैट लुई 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। तो ये न्यूज थी कि भाई जो लुई 16 है ना, वो और टैक्स इंपोज करने वाला है। इसके लिए जो स्टेट में जो जनरेट हो चुका है एंगर, उसके एक्सपेंसेस को करने के लिए, और जो प्रोटेस्ट है ना अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, उसको दबाने के लिए ये सारी चीजें करने जा रहा है वो, कि पैसा चाहिए इस चीजों को दबाना है तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको, अकाउंट्स ऑफ लीव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रीजन। ये कुछ रिवोल्यूशनरी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हमारे लिए कोई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन हम देखेंगे, उससे पहले चलिए एक बार देख ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सोर्स है। ये क्या है? ये सोर्स है जो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बताता है। इस सोर्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो फ्लो है
वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि मैं इसको बाद में बताऊँ। तो अगर आप चाहें तो मैं इसे अभी बता दूँ, आप चाहें तो बाद में बता दूँ, मगर मेरे लिए ये रहेगा कि मैं इसको बाद में बताऊँ, ताकि हमारा जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो। चलिए चलते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो ये एक न्यूज़ फैल गई थी सबके मन में कि जो किंग है ना वो बहुत टैक्स बढ़ाने वाला है, लोगों पे और भूखमरी की दस्तान आने वाली, लोग टैक्स भर भर के मर जाएंगे मगर इनका पेट नहीं बनेगा। तो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन आ गया अभी कि भाई आउटब्रेक किस तरीके से हुआ। तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने रीजंस देख लिए कि भाई अपने जो स्टेट था उसको जनरेट करना था, लोगों का जो एंगर था, गुस्सा था प्रिविलेजेस को लेकर, उसको शांत करवाना था, तो टैक्सेस से ही तो पैसा आएगा। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आप कैसे सोचते हैं कि उसने ये कैसे कर रहा होगा, वो कैसे इंक्रीज कर रहा होगा टैक्स? तो इन द फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजिम द मोनार्क did not have the power to impose taxes according to his will alone. अब फ्रांस में क्या था, जो ओल्ड रिजिम थी ना, अभी तो नई रिजिम ये है, अब इससे पहले जो ओल्ड रिजिम थी उसमें क्या था, जो टैक्सेस को इम्पोज करना होगा ना अगर, तो वो अकेले नहीं कर सकते। क्या था कि अगर आपको टैक्स इम्पोज करने हमने माना करने हैं, चलिए, बट उसके लिए आप अकेले नहीं कर सकते। और लुई 16 अकेला नहीं कर सकता, उससे पहले 14th-15th लुई आए होंगे, तो उन्होंने जब टैक्स इम्पोज किया तो अकेले नहीं कर पाए, कुछ और लोग भी साथ में थे उनके। Rather, he had to call a meeting of the Estate General, which could then pass his proposal for new tax. तो उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी कि भाई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाओगे और उसी में ही ये सारे प्रपोजल्स टैक्सेस के पास किए जाएंगे कि भाई टैक्स इंक्रीज होगा। तो स्टेट जनरल was a political body to which the three states sent their representatives. ये आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है स्टेट जनरल क्या था, ये आपकी डेफिनेशन होगी। तो स्टेट जनरल वो था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है बैठा करते तीनों के। अब आप जानते हो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें थी, थर्ड स्टेट में, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ही ज्यादा थे। हावेवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। तो टैक्सेस को इम्पोज करना राजा के लिए मुश्किल था, मगर ये मुश्किल नहीं था कि मीटिंग कब करनी है। मीटिंग राजा कभी भी बुला सकता है, ये मोनार्क को डिसाइड करने का पूरा हक है। तो द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, तो 1614 में ये पहले हुई। अब देखिए आगे क्या चला। तो ऑन मई 5 1789, कौन सा 1789, मई 5 की बात करें, लुई 16 called together an assembly of the Estate General to pass proposals for new taxes. तो लुई 16 ने ही बोला कि चलो मैं भी अब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता हूँ और टैक्स पास करके अपना खर्चा निकलवाता हूँ। तो उसने बुला ली मीटिंग। A resplendent hall in Versailles, वर्सलाइज की फ्रांस में है, was prepared to host the delegates. तो एक रेस्प्लेंडेंट हॉल था जो क्या है, प्रिपेयर हो चुका था कि भाई अब तो डेलीगेट्स आने वाले हैं, इनको बिठाना है वर्साइल्स की किले में। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो जो फर्स्ट और सेकंड वाले स्टेट थे ना, जो मैंने आपको बताया जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होता था उन लोगों के पास, राजाएं देते थे, तो उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। भाई 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप देख लो क्या करना है आपको। who were seated in rows facing each other in two sides. ये क्या था देखिए, ये सबके सब जो ऐसे बैठे थे, एक इधर एक इधर, दोनों एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। चलिए अब आगे चलते हैं, ये तो भेज दिए इन्होंने फर्स्ट और सेकंड के। while the 600 members of the third state had to stand at back. तो इनको तो आगे बिठा दिया फर्स्ट और सेकंड वालों को, और जो थर्ड स्टेट वाले थे उनको पीछे बोला कि भाई आप जाओ पीछे, आप यहाँ सबसे नीचे हो, आपको पीछे ही बैठना है, पीछे बिठा दिए। और थे तो ज्यादा, 600 थे तो 300 ही थे, वैसे भी आपको पता है कि इसमें ज्यादा मेजोरिटी हो सकती है, ये लोग ज्यादा है। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब ऐसा तो नहीं है
कि थर्ड स्टेट में जो लोग आएंगे उनमें गरीब आएगा। अब गरीब को तो यही नहीं पता कि थर्ड स्टेट होता भी होगा, तो यही नहीं पता स्टेट जनरल की मीटिंग भी होती होगी। तो जो एजुकेटेड लोग थे ना थर्ड स्टेट की, मिडिल क्लास जिसकी बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे आए होंगे। ठीक, आ गए भाई। अभी तो आउटब्रेक पढ़ रहे हैं, आउटब्रेक होने वाला है अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। भाई इतना कुछ दबा रहे हो हमारे पीछे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उगलेगा, लोगों का गुस्सा फूटेगा। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अब किसानों को मना कर दिया, आर्टिसंस को मना कर दिया, वुमेन को भी मना कर दिया कि भाई आप असेंबली में बताइए, आपको आने का कोई हक नहीं है। उस टाइम पे भी रेसिस्ट और कई तरीके की चीजें हुआ करती थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. मगर ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, उनको असेंबली में आने का हक तो नहीं था, मगर उन्हें अपनी आवाज रखने के लिए यह दिया गया था कि भाई आप जो भी बताएंगे डिमांड वो सब हम रख जरूर सकते हैं, आपको आने का हक नहीं है, बट अगर आपकी जो डिमांड्स हैं वो हम रख देंगे। तो 40,000 लेटर्स उन्होंने भेजे थे अपनी डिमांड्स, जो रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब पहले ऐसा होता था कि हर स्टेट के पास जो है एक वोट है, ठीक है, हर एक स्टेट के पास एक वोट है, इतने भी तीन है हमने बताया। दिस टाइम टू लुईस 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। वे यही प्रैक्टिस चलेगी, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. तो चूंकि उन्हें पता था कि इस थर्ड जो हमारा थर्ड स्टेट था, ये मिडिल क्लास वाला, पीजेंट्स वगैरह को तो अनुमति नहीं थी, मिडिल क्लास ही बैठे थे, तो इन्होंने बोला कि भाई हम ज्यादा नंबर में, हमारा 600 नंबर है, और आप पहले ओल्ड रिजिम की तो बात कर रहे हैं ना, वहां पे आप सबने हमको तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट को एक एक वोट दिया था, अब नहीं चलेगा, अब पूरी असेंबली में सबको वोट करना है, हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए, क्योंकि जानते थे अगर ऐसा होगा तो जीतेंगे कौन, मिडिल क्लास। अब क्या मानने वाला था लुई 16 मानने वाला था? बिल्कुल नहीं। So this was one of the democratic principles put forward by the philosophers like रूसो ने बताया ये, इसमें इन इस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया अभी, लोगों के बीच में, मोनार्क के बीच में, इन सब में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. अब जब लुई 16 जो है उसने बोला कि भाई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम नहीं चाहते कि हमारा जो टैक्सेस इंपोज करने का है वो खत्म हो जाए। ओल्ड रेजिम में भी होता था, ओल्ड रेजिम में मीटिंग होती थी, इसमें मीटिंग होगी, ओल्ड रेजिम में जो चीजें थी वो भी होगी, नहीं मानी तो सबके सब क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करके असेंबली से बाहर निकल गए, जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस निकल जाती है हर बार। आप जानते हैं बीजेपी कांग्रेस में जब भी कोई हारता है दूसरी जगह बैठता है, और जैसी जीतने वाली पार्टी है कुछ बोलने लगती है, हारने वाली पार्टी बाहर निकल जाती है। वही यहाँ पे हो रहा था, बट इनका तो कुछ ज्यादा ही था सीन, इन पे तो खूब ही ज्यादा अत्याचार हो रहे थे लुई 16 द्वारा। अब चलिए आगे चलते हैं। The representatives, क्या कौन? The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. तो पूरे के पूरे फ्रेंच नेशन के लिए वो माने जाते थे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना थर्ड स्टेट के, वो स्पोक्स पर्सन से एक तरीके से पूरे तरीके की जो फ्रेंच नेशन है उसके, क्योंकि वैसे भी नोबल्स और क्लर्जी तो बहुत कम थे। तो ऑन 20 जून और 20 जून they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. तो वर्साइल के ग्राउंड में टेनिस कोर्ट था, वहां पे सब इकट्ठे हुए थर्ड स्टेट वाले। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. तो उन्होंने बोला कि भाई वर्साइल्स के ग्राउंड में आओ, हम सब एक क्या करेंगे, एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे फ्रांस का, वो मोनार्क की पावर को लिमिट कर देंगे। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड अब्बी सईद। किसने लीड किया था उनको? मिराबियो एंड अब्बू सईद। ठीक, मिराबियो was born in a noble family but was convinced of the need to do away
with a society of feudal privileges. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. तो मेरा व्यू जो है ना, ये भी एक नोबल था, बट ये फ्यूडल प्रिविलेजेस को जो है हटाना चाहता था। ये मानता था कि भाई ये नहीं होने चाहिए। तो इसने वर्साइल्स के जो ग्राउंड में चीजें हो रही थी टेनिस कोर्ट में, वहां पे इसने बोला स्पीचेस देके कि भाई हटाना होगा, सब करना होगा। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम हमारा जो बाकी बचा हुआ है, आउटब्रेक होने ही वाला है अभी वर्साइल्स में सारे लोग मिल रहे हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे लोग जो है मिल रहे हैं यहाँ पे, टेनिस कोर्ट पे ओथ ली जा रही है कि भाई हम कुछ भी हो जाए, हम देखिए सबके सब गले मिल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, अब तो किंग की जो है हमें पावर को खत्म करना है। ये नेशनल असेंबली में बोला गया टेनिस कोर्ट में वर्साइल्स में। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब बाकी चीजें हम देखेंगे वर्साइल्स की नेशनल असेंबली और चीजें क्या हुई नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।